हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग 29 तारीख के द हिंदू के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर ये डिस्कशन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ऑफर आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 31 तारीख तक तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कई सारे बच्चे हम लोग कह रहे थे कि सर हम लोग पिछले ऑफर के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, इसको एक्सटेंड करा दो। ठीक है, मतलब मेरे को नहीं कह रहे थे, दूसरे लोगों को भी कह रहे थे, जिसके बाद में ये ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा आज हम लोग इनसाइड टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर, अ पब्लिक जज विद द अनसर्टेन लीगेसी। ठीक है, इसके अंदर ना एक्चुअल में रंजन गोगोई सॉरी जो एनवी रमन्ना है उनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ है तो उस दौरान में उनके कार्यकाल के ऊपर डिस्कशन किया गया। हम लोग उनके कार्यकाल के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, पर यहां से कुछ पार्ट मैंने ऐसे निकाले हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जुडिशरी के इशू डायरेक्टली यूपीएससी के अंदर सिलेबस में लिखे हुए हैं। साथ में हर 2-1 साल में क्वेश्चन आपको मेंस के अंदर मिल जाता है, जिसके अंदर इन्हीं इशू के ऊपर पूछा जाता है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल करप्शन, मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये सारे जो इश्यूज हैं वो हमारी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जुडिशरी के अंदर क्या क्या इशू है। ठीक है, हम लोग मेनली इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस आर्टिकल को थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला इशू जो हम लोगों को देखने को मिलता है जुडिशरी के अंदर, दैट इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? क्या होता है कि जो सुप्रीम कोई केस आता है, ठीक है, जिसके अंदर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं मान लो। अब जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के एक ने एक का दूसरे का मर्डर कर दिया, उसके फैमिली वाले आए और बोले कि देखो यार हमारा व्यक्ति का मर्डर कर दिया इसने, और उसके बाद उन्होंने केस दर्ज किया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ना, तो वहां पर कोई जज की बेंच इनके केस को देखेगी ना। ये जज की बेंच डिसाइड कौन करेगा? दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रंजन गोगोई और कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जज 2017 की बात है कि साथ में मिलते हैं और उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके बाद में वो बताते हैं कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद करप्शन करते हैं। हालांकि उसके बाद रंजन गोगोई के द्वारा भी सेम चीजें की जाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, जब उसे अपने कोई परिवारजन का केस दिखता है या फिर ऐसा केस दिखता है जिसके अंदर उसकी सेंसिटिविटी है, तो वो फिर जानबूझ करके ऐसे जजेस को भेजता है जो जजेस उसके क्लोज वन है, जो जजेस उसी तरीके का डिसीजन देंगे जो वो चाहता है। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरीके के एक्शन लेता है। इवन कई बार क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बीच में लगता है कि नहीं केस का डिसीजन गड़बड़ जा रहा है, तो वो उसे बदल भी सकता है, मतलब जो जज ऑफ बेंच है उनको बदल देता है। ऐसे भी इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि काफी फ्रिक्वेंटली नहीं है, पर कई बार है। जैसे देयर वाज रंजन गोगोई के ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे फॉर्मर, उनके ऊपर एलिगेशन था अपनी ही मेड के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करने का। और जब वो मेड ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद रंजन गोगोई बेंच के अंदर बैठे हुए थे और वो एक एक करके उस महिला के जितने भी स्टेटमेंट थे उन सबको काटते जा रहे थे। और जब उन सबको काटते जा रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि जो नेचुरल जस्टिस है वो खत्म हो गया। मतलब हम लोगों ने जो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर नेचुरल जस्टिस का अधिकार लोगों को दिया था कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस का जज नहीं बनेगा, वहां पर हमको वो भी देखने को मिला। कैसे हुआ? क्योंकि ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो ये मास्टर ऑफ द रोस्टर के इंसिडेंट हमको काफी देखने को मिलते हैं और पिछले साल ये काफी ज्यादा खबरों में था, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जुडिशियल करप्शन। रिसेंटली प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये स्टेटमेंट देते हैं कि जुडिशरी के अंदर जो जजेस होते हैं वो खुद भी इंसान होते हैं, और जब वो खुद भी इंसान है तो कई बार वो आर्थिक मोह माया में बंध जाते हैं और कुछ करप्शन और कुछ गलतियां कर बैठते हैं। खुद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि जुडिशियल करप्शन। और ये जुडिशियल करप्शन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जगह पे देखने को मिलता है, जहां पर या तो जजेस को पैसे दे दिए जाते हैं या फिर मुंशी को पैसे दे दिए जाते हैं, और फिर क्या होता है, केस को अपनी तरफ घुमाया जाता है, जिसके बाद में हकीकत में न्याय उसको मिलता है जो पैसे वाला है। देन देयर इज रिफ्रेंडमेंट फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल जजमेंट। रिसेंटली एनवी रमना का जो कार्यकाल था उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 कोई डिसीजन नहीं आया, हिजाब बैन इन स्कूल कोई डिसीजन नहीं आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया, आधार के अमेंडमेंट के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। जितनी भी कंट्रोवर्शियल चीजें आई उन सब के ऊपर से, जहां पर गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन थे, जहां पर गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही थी, वहां पर डिसीजन जो है वो नहीं दिए गए। देन देयर इज ए इशू ऑफ आउटडेटेड लॉ। हालांकि एनवी रमना के दौरान में ही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके दौरान में ही कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आए, जिसके अंदर सेडिशन जो कि सालों से प्रयोग किया जाता था, मिसयूज किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, उन मिसयूज करने वाले सेडिशन एक्ट के ऊपर रेफरेंडमेंट लगा दिया गया, उसे रोक दिया गया जब तक कि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को चेक नहीं कर लेता जुडिशरी। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं आउटडेटेड लॉ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और या कहूं पूरे जुडिशरी के अंदर, पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर हम लोगों को आउटडेटेड लॉ देखने को मिलेंगे। ऐसे लॉ जिनका आज कोई रिलेवेंस नहीं है पर फिर भी आज चल रहा है, जिसके अंदर आप पर्सनल लॉज देख लो, जिसके अंदर आप सेडिशन देख लो। सेडिशन वॉज अ ब्रिटिश लॉ, अंग्रेजों के समय पे लाया गया है। ठीक है, 1860 के अंदर आईपीसी की धाराओं के अंदर, जो आईपीसी की धारा बनी थी उसके अंदर डायरेक्टली सेडिशन नहीं था, बाद में अमेंड किया गया था और सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंदर ये सेडिशन को डाला गया था। और ये सेडिशन का उद्देश्य क्या था? ये सेडिशन का उद्देश्य था कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अगर डिसअफेक्शन क्रिएट करता है तो उसे गिरफ्तार कर लो, उसको जेल में डाल दो। पर आज जब देश आजाद है, जब हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो लोगों के पास में बोलने का अधिकार, इवन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का अधिकार, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना किसी का अधिकार नहीं बल्कि ड्यूटी भी अगर गवर्नमेंट गलत कर रही है तो। ऐसी केस में ये जो कानून है ये आउटडेटेड है, ये पुराना कानून है, उसके बावजूद देश के अंदर चल रहा है। ऐसे कई सारे आउटडेटेड कानून देखने को मिलेंगे। जैसे 2017 में भारत ने चेक बाउंस के कानूनों को चेंज किया था, वरना जब रिपन चेक का कॉन्सेप्ट लेके आया था तो भारत के अंदर क्या होता था कि हम लोगों को आदत थी कैश की, जब तक पैसे दिखते नहीं थे तो हमको मजा नहीं आता था, कह रहे पैसे कहाँ है, मतलब वो सामने वाला चेक फाड़ के दे देता था, साइन करके दे देता था। 1880s के समय की बात कर रहा हूं मैं, उस समय पे लोग पैसे के लिए दूसरे पे भरोसा ज्यादा करते भी नहीं थे। अब जब चेक फाड़ के कोई साइन करके दे रहा है तो बोल रहा है अरे कागज है, क्या पता पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, इशू रहता था, जिसके कारण से ज्यादातर लोग चेक का प्रयोग करते ही नहीं थे भारत में। पर चेक का प्रयोग बढ़वाना था रिपन को, तो रिपन ने क्या किया कि अगर कोई भी चेक बाउंस होता है या चेक के अंदर फ्रॉजरी करता है तो उसके ऊपर ना केसेस होंगे, लंबे केसेस चलेंगे, सिविल केस लगेगा, पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये इशू देखने को मिलते हैं। अब चेक बाउंस जो होता है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कई बार ना जानबूझ के नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि गलती से हो गया। मतलब जैसे मैं हूं, मेरे को आप में से किसी से पेमेंट आना था मेरे पास में, आपने बोला कि यार 12 बजे तक मैं पेमेंट कर दूंगा, और मैं किसी और व्यक्ति को मेरे को पेमेंट करना है, तो मैंने कहा कि यार 3 बजे तक तेरे को पेमेंट हो जाएगा, तो इस चेक को डाल देना, 3 बजे डाल देना। अब उसने 3 बजे डाला तो सही, पर आपने मेरे को पैसे भेजे नहीं, जिसके कारण से चेक बाउंस हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें गलती तो आपकी है, पर फंस में गए। ऐसे इशू देखने को मिलते थे। अब आज का समय डिजिटल वर्ल्ड है, जिसके अंदर हम लोग मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। चेक तो साधारण बात है, चेक खुद भी आउटडेटेड हो चुका। मतलब आज ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास में कैश आएगा तभी हमको भरोसा होगा, आज सब तरीके से भरोसा हो। तो ऐसी केस के अंदर ये जो चेक वाला सिस्टम है, जो पुराना था चेक बाउंस वाला, वो हटना चाहिए था। 1880s का कानून बदलाया था 2017 के अंदर आके। तो देयर आर सो आउटडेटेड लॉज जो हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी जो कि हॉलीडेज के समय पे और कमजोर पड़ जाती है। पहले ही पेंडेंसी ऑफ केसेस है, उस दौरान में भी हॉलीडे मॉर्निंग इवनिंग के अंदर केसेस की कमी है ना, कम केसेस को उठाना, ये देखने को मिलता है, जिसके कारण से केसेस की पेंडेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, कभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ऐसे ही राउंड मारने जाना, आप पाओगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, वहां पर ऐसे ही लोग चिल्ला रहे हैं, चा चा चू चू हो रहा है अंदर, कोर्ट रूम के अंदर चा चा चू चू हो रहा है, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, इवन पुलिस फैसिलिटी प्रॉपर रूप से अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कई सारी जगहों पर प्रॉपर कोर्ट रूम के अंदर जो कटघरे वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे इश्यूज भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देन भारत के अंदर अंडर ट्रायल को जेल में डाला हुआ है ऐसे लोग जो अक्यूज है, जिनके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, जिनको अभी तक विक्टिम घोषित नहीं किया, मतलब वो आरोपी हैं, अपराधी नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगा है, अपराध नहीं किया उन्होंने, अपराध अभी प्रूव नहीं हुआ, ऐसे लोग लगभग 76% जो भारत के जेल के अंदर है वो अंडर ट्रायल है, मतलब अभी तक उनको पनिशमेंट मिल चुकी है, जबकि उन्होंने कुछ किया नहीं है और उनका कुछ प्रूव हुआ नहीं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 2 साल की सजा होनी थी, अगर उनको पहले ही दिन न्याय मिल जाता और उनको जेल में भी भेज दिया जाता, बोला जाता कि अरे ऐसे क्राइम किया उसने, जेल में डाल दो इसको, 2 साल की सजा मिलनी थी, वो 8 साल से जेल में पड़े हुए हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब हमारा जजमेंट दे और हम लोग बाहर निकले। अंडर ट्रायल लोगों को जेल के अंदर डाला हुआ है काफी समय से, ओवर बर्डनिंग ऑन जेल, जेल पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए हैं भारत के। साथ में टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन कम होना, रिसेंटली अभी ई कोर्ट वगैरह थोड़ा देखने को मिल रहा है, अदरवाइज सबसे बैकवर्ड लेवल पे आपको कोई देखने को मिलेगा तो जुडिशरी टेक्निकल इश्यूज के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे तो आज भी कागजों का प्रयोग, बहुत ज्यादा कागजों का प्रयोग, फाइलों का प्रयोग है, मोटी मोटी फाइल, उनके ऊपर भी धूल चढ़ी हुई है। कभी कोर्ट रूम कहूं ना या फिर किसी वकील का रूम कहूं ना, इमेजिन करना कि एक आदमी बैठा हुआ है, पीछे ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब पूरा थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग बनेगी आपके दिमाग में, पीछे बड़ी सी शेल्फ है, उसमें फाइल ही फाइल दिखेगी आप, ठीक है, जो पेपर का प्रयोग है वो बहुत ज्यादा, वहां पर आदमी सामने खड़ा हुआ फिर भी आपको पेपर के अंदर प्रूव करना है कि जिंदा है, तो ये ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रॉपर प्रयोग नहीं है, इसकी वजह से इशू क्या आता है, जैसे एक व्यक्ति को बेल दे दी, कोर्ट के अंदर बेल दे दी, पर पुलिस जो है वो मानने को तैयार नहीं कि कहां दी भैया प्रूफ बताओ, हम क्यों जाए कोर्ट, तुम बताओ, वहां से वारंट समय पे निकला नहीं, कम्युनिकेशन के अंदर डिले हुआ, 5 6 7 8 एक आध महीना और एक्स्ट्रा जेल में डाल दिया उसको, जबकि वहां पे बेल निकल चुकी थी या वहां पे रिहाई दे दी गई थी, ऐसे भी इशू देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर गैप होने की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लीगल एड, कई सारे गरीब लोग जिनके पास में पैसे नहीं होते हैं अपने केसेस लड़ने के, वो लोग ये जुडिशियल सिस्टम के अंदर फंसे रह जाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब वो लोग अमीर लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो इन कानूनों का मिसयूज करती है लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डराने के अंदर, उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं, और जब उनके ऊपर केसेस किए जाते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, वहां पर वकील का खर्चा, जमाने भर का खर्चा बहुत हो जाता है, ऐसे केस में लीगल एड दी जाती है ऐसे लोगों को, पर वो लीगल एड प्रोग्राम प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर पैसे नहीं है। देन देयर इज अ इशू ऑफ लीगल एजुकेशन प्रोग्राम, राज्यों के अंदर एजुकेशन के लिए ठीक से नहीं है। आप खुद बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को अपनी फंडामेंटल राइट पता थी जब आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे। भारत के अंदर लिटरेसी की अवस्था खराब है, पर भारत के अंदर जब मैं पॉलिटिकल लिटरेसी की बात करता हूं, जब मैं कानूनों की लिटरेसी की बात करता हूं, इट्स पैथेटिक, क्योंकि लोगों को उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट भी नहीं पता है। दूसरी चीजों की तो बात ही छोड़ो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक राइट दी है वही नहीं पता। अब एक व्यक्ति को इमेजिन करना, मैं हूं और मेरे को फंडामेंटल राइट ही नहीं पता है, मेरे को मेरे अधिकार ही नहीं पता है, तो सामने वाला अगर मेरे को कोई 2 कानून जानता होगा और 2 कानून आके मेरे पे चिपका देगा तो मैं तो डर जाऊंगा। ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि कानूनों का मिसयूज किया जाएगा कुछ लोगों के द्वारा जिनको कानून पता है, किनके अगेंस्ट, जिनको कानून नहीं पता। देयर इज अनदर इशू इज कि भारत की जो जुडिशरी है, जो लॉ सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो कंप्लीटली एलियनेटेड है भारत की व्यवस्था से। भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो कंप्लीटली यूरोपियन है, अंग्रेजी सोसाइटी के अनुसार बनी हुई है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये सारा सिस्टम डेवलप किया था। इसके पहले तक जब अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले तक जो जुडिशियल सिस्टम था वो खुद राजा हुआ करता था, राजा खुद ही न्याय देता था, राजा खुद ही एग्जीक्यूटिव था, तो सब कुछ था। तो भारत के अंदर जो जुडिशियल का आज का सिस्टम है वो लाने वाले अंग्रेज हैं,
और जो अंग्रेज ये सिस्टम लेके आए हैं, तो उसके बाद में ये यूरोपियनाइजेशन आपको लॉ के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे भाषा जिसका प्रयोग किया जा रहा है, काफी कॉम्प्लेक्स भाषा नहीं लगती कभी लॉ की? कभी आप में से पढ़े लिखा व्यक्ति बेयर एक्ट पढ़ना, आप पाओगे कि अरे समझ ही नहीं आ रहा। तो अनएजुकेटेड सेक्शन की तो बात ही छोड़ो। ऐसे केस में लोगों को पता ही नहीं है कि यार कानून क्या है। ऐसे केस में लोगों को पता ही नहीं है कि किस भाषा का प्रयोग हो रहा है। ऐसे केस में होता यह है कि मेरे ऊपर अगर केस लगा, मैं अनपढ़ हूं और मैं कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ हूं और वहां पर अंग्रेजी के अंदर, कानूनों के अंदर, टेक्निकलिटी के अंदर बात की जा रही है जज और मेरे वकील के बीच में। अब जज और वकील आपस में बात कर रहे हैं, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जहां अज्ञान होता है वहीं भय होता है। तो मेरे अंदर भय उत्पन्न होगा कि यार क्या हो रहा है। फिर वकील कहेगा अरे यार आपका केस तो उलझा हुआ है, भले ही वो केस सुलझा हुआ होगा ना, फिर भी वकील कहेगा उलझा हुआ, एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा। मैं दूंगा, क्या करूंगा, देना पड़ेंगे क्योंकि मेरे को बचना है। तो ऐसे इशू भी देखने को मिलते हैं। कई बार वकीलों के द्वारा मिस इंटरप्रेट किया जाता है, कहा जाता है कि झूठी गवाही दो। अब मेरे को तो भैया कानून व्यवस्था पता नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कुछ, तो मैं जो वकील कहेगा वो मानता रहूं, जिसके कारण से जुडिशरी के अंदर फेक विटनेस, फेक एविडेंस, ये सारी चीजें जो है वो लाई जाती है। इवन जो जज ने आखिरी में ऑर्डर ऑर्डर करके वो जो सुनाया कि यार सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वो जो सुनाया, उसके अंदर भी काफी टेक्निकलिटी होती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति जो वहां पर कटघरे में खड़ा हुआ है, जिसके लिए वो ऑर्डर सुनाया गया है, ऑर्डर निकला है, उसको समझ ही नहीं आता है कई बार कि ये ऑर्डर निकला क्या है। वो अपने वकील से पूछता है कि वकील साहब क्या बोले जज साहब। ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। जो इंडियनाइजेशन नहीं है लॉस का, कानून जो है वो इंडियन सोसाइटी के अनुसार नहीं बने, ठीक है, भाषा जो है वो इंडियन नहीं है, जिसके कारण से यूरोपियन सोसाइटी के लॉज जो है वो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसके कारण से इंडियन मतलब जो नॉर्मल सोसाइटी है, वो कानूनों से अपने बीच में गैप प्राप्त करती है और एकदम आखिरी प्रायोरिटी के ऊपर जाने की कोशिश करती है, कानून व्यवस्था के ऊपर। जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देना ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि जजेस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे शुड बी इंडिपेंडेंट। और अगर रिटायरमेंट के बाद में अगर आप बेनिफिट ज़्यादा दोगे तो फिर इश्यूज देखने को मिलेंगे। साथ में वैकेंसी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देख लो भारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। पिछले 22 महीने से कोलेजियम सिस्टम के द्वारा लगभग 200 हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट की बात कर दी गई थी और 11 सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दिया गया था, पर प्रेसिडेंट ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया था, जिसके कारण से नंबर ऑफ जजेस कम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर। और जब नंबर ऑफ जजेस कम है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस। भारत के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। देन इशू ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर हैंडी नोट तैयारी रखना आपने, ठीक है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत के अंदर भी डायरेक्टली एक अलग से चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। अब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के जो जुडिशरी के पास में पावर है, उस पावर से ऊपर जाने की कोशिश जुडिशरी के द्वारा करना इज कॉल्ड एज ए जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये भी काफी ज्यादा मिसयूज किया जाता है, क्योंकि जुडिशरी कहता है, जुडिशरी कई बार एग्जीक्यूटिव के एरिया के अंदर इंटरफेयर कर जाता है, कई बार लेजिस्लेचर के एरिया के अंदर इंटरफेयर कर जाता है। भारत के अंदर तीनों सेक्शन अलग अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। जब तीनों अलग अलग है तो तीनों का अपना काम अलग है। ऐसे केस में एक का इंक्रोचमेंट दूसरे के एरिया के अंदर नहीं होना चाहिए, पर जुडिशरी करता है। 2 साल का टेन्योर एग्जीक्यूटिव का फिक्स करना, ये क्या है, जबकि जुडिशरी के अंदर खुद के अंदर सालों से एक ही ऑफिसर जो है वो बैठे हुए हैं। तो इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, कंसर्न अराउंड द आधार एंड वोटर आईडी लिंकेज। रिसेंटली क्या हुआ था, कई सारी रिपोर्ट, इसको मैंने द्वारा पहले भी एक एडिटोरियल के अंदर छोटे सेक्शन के अंदर कवर किया गया था, ठीक है, पर मैं इसको वापस से इसलिए कवर करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर ऐसे टॉपिक जनरली पूछे जाते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड होता है, और हर साल इलेक्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है, फिक्स है, ठीक है, मेंस के अंदर। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू है, इलेक्शन के मस्कुलिनिटी का इशू है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का इशू है। भारत हमेशा इलेक्शन मोड पे रहता है,
लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए तो फिर मध्य प्रदेश वगैरह के अंदर इलेक्शन आ गए, वो खत्म हुए तो बिहार के अंदर इलेक्शन, वो खत्म हुए तो गुजरात के अंदर इलेक्शन, खत्म हुए तो फिर यूपी बिहार यूपी वगैरह के अंदर इलेक्शन, लगातार इलेक्शन मोड, वी आर ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। जिसके कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो प्रधानमंत्री है और जो गृह मंत्री आज के समय पे वो खुद स्टार कैंपेनर हैं। तो जब गुजरात के अंदर इलेक्शन होगा तो ये लोग पहुंचेंगे, ये लोग वहां पर स्पीच देंगे, ये लोग अपने घोषणाएं करेंगे। जब ये लोग घोषणाएं करेंगे तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो कौन करेगा? ठीक है, तो गवर्नमेंट के प्रॉपर फंक्शन के अंदर इशू आते हैं, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड। ये कुछ इश्यूज हैं, इन इश्यूज के ऊपर ना अपने हैंडी नोट तैयार रखना, क्योंकि हर बार इलेक्शन से रिलेटेड इशू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन भारत का, मतलब किसी भी लीडर का डिस्क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इश्यूज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब वोटर आईडी का भी एक नया इशू देखने को मिल रहा है। देखो क्या होता है कि जब मैं इलेक्टोरल रोल की बात करता हूं तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, 2 सेकंड देना मेरे को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन का एक काम होता है। इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को देखना होता है कि भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में कितने लोग हैं जो वोट देने के लायक हैं, उनका एक लिस्ट के अंदर नाम लिखना। ठीक है, अब ऐसा इमेजिन करना कि एक व्यक्ति है जो किसी गांव में रहता है, गांव में रूरल एरिया के अंदर, वहां पर इलेक्शन कमीशन आई, उसने अपना नाम लिखवा दिया, सब कुछ करा दिया। फिर उसके बाद वहां से वो उठ के शहर के अंदर गए, सिटी के अंदर, अर्बन इलाके, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन आई। उसने पूछा कि भैया कौन कौन रहता है घर के अंदर, कितने मतलब वोट वगैरह, वोटर आईडी। इसने बोला नहीं बना हुआ, वोटर आईडी बना दो। फिर वापस से इलेक्टोरल रोल के अंदर इसने नाम लिखवा दिया, डुप्लीकेशन। एक व्यक्ति 2 वोट। इंडिया क्या कहता है कि हम लोग 1 पर्सन 1 वोट 1 रिप्रेजेंटेशन, पर 1 वोट कहाँ है तो 2 वोट हो गए। ऐसी कंडीशन के अंदर ये डुप्लीकेशन को रोकना है। तो डुप्लीकेशन को कम करने के लिए कोई सी चीज लाई गई थी भारत के अंदर, तो वो थी आधार। आधार को लाने का कारण ही था कि स्कीम के अंदर कई बार डुप्लीकेशन होता है, मतलब एक व्यक्ति जो है ना एक ही स्कीम को 2 बार प्रयोग कर लेता है। ठीक है, 2 बार उसके बेनिफिट ले लेता है। तो फिर कहा गया कि ऐसी चीज ना हो, एक आधार, मेरा आधार मेरी पहचान, मतलब मेरा आधार मेरी पहचान है और मेरी पहचान केवल एक है। तो आधार कार्ड एक व्यक्ति का एक ही होगा। ठीक है, कुछ रेयर केस होते हैं, बहुत ही रेयर केस, जहां पर एक व्यक्ति के 2 आधार कार्ड बने हुए। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, पर हर एक केस के अंदर व्यक्ति का आधार एक ही बना हुआ है और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर 2 आधार उसके पास में है भी ना, तो वो 2 आधार सेम ही बायोमेट्रिक बताएंगे और आखिरी में एक ही व्यक्ति के ऊपर उसको लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होता। जब आप इसको वोटर आईडी से जोड़ दोगे तो वोटर के अंदर जो डुप्लीकेशन है वो रुक जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, वोटर आईडी एक व्यक्ति का एक है। अब कंसर्न नहीं है कि दूसरी जगह पे भी मतलब ये अपना वोटिंग का अधिकार ले पाएगा। अब होता क्या है कि जब रूरल से अर्बन एरिया के अंदर या कहीं पे भी माइग्रेशन किया जाता है तो ये हमेशा डर रहता है इलेक्शन कमीशन को भी कि ये व्यक्ति जो है वो ज्यादा बार अपना नाम लिखवा लेगा, तो बहुत ज्यादा आजकल चेक करने लगे, जिसके कारण से जो व्यक्ति पहले जहां पर था वहां से वोट का अधिकार खो चुका है और जहां पर गया वहां से ही वोट का अधिकार खो चुका है। ठीक है, आजकल माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है। कोई नहीं व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, वहां पर आने के बाद ये वोटर आईडी नहीं बनवा रहा है। क्यों नहीं बनवा रहा? क्योंकि इनको पता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो अगर हमको उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना हो, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार देना है जहां पर वो है उसी जगह पे, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन ना हो, दोनों एक साथ। और ये कर सकता है आधार कार्ड। पर आधार कार्ड को लिंक करने की बात की गई थी कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करो। ठीक है, अब क्या ये भारत के अंदर अलाव है? तो रिसेंटली हम लोगों को कुछ रिपोर्ट देखने को मिल रही है जिसके अंदर ना जो ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर, जब भी आप वोट देने जाते हो तो ब्लॉक ऑफिसर होता है ना, वहां पे बैठा हुआ रहता है। वो ब्लॉक ऑफिसर का काम होता है कि वो देखता है, वो बताता है ना, मतलब थोड़ी कि क्या कैसे वोट कर रहा है कैसे नहीं। तो आजकल ब्लॉक ऑफिसर एक नई चीज करने लगे कि आपने वोटर आईडी दिया कि साहब मेरे को वोट करना है, वो वोटर आईडी देखेगा, बोलेगा कि तुमने लिंक नहीं कराया क्या, नहीं कराया,
तुम्हारा वोटर आईडी तो कैंसिल हो जाए, आप डर जाओगे और आप जाके फिर क्या करोगे, आधार से वोटर आईडी को लिंक कराने पहुंच जाओगे। पर क्या मैंडेटरी है आधार से वोटर आईडी को लिंक कराना? तो भारत के अंदर दिसंबर 2021 के अंदर के अनुसार जो नियम है वो नियम कुछ इस तरीके से है कि अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति का शायद डुप्लीकेशन है, तो वो उस व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो आधार प्रस्तुत करेगा। ये अलाव है। पर 2022 के अंदर जब वोटर आईडी से आधार कार्ड को जोड़ने की बात की जा रही थी, तो उस दौरान में पार्लियामेंट के द्वारा ये कहा गया था कि इट इज एन ऑप्शनल, मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई कराए, डिपेंड ऑन अ पर्सन, अगर किसी को कराना है तो कराए, नहीं कराना है तो नहीं कराए। पर उसके बावजूद हमको ब्लॉक ऑफिसर के द्वारा ऐसे काम देखने को मिल रहा है। इवन फॉर्म 6 भी लेके आया गया था, जिसके तहत अगर आपको वोटिंग का अधिकार पाना है, आपको अपना वोटर आईडी बनवाना है या फिर इलेक्टोरल रोल के अंदर अपना नाम चढ़वाना है, तो आपको ये फॉर्म 6 भी भरना पड़ता है। इस फॉर्म 6 बी के अंदर लिखा हुआ है कि अपना आधार नंबर या फिर कोई सा और डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत करो। अब जनरली क्या होता है भारत के अंदर, अपने वेरिफिकेशन के लिए लोग आधार का प्रयोग करते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट का प्रयोग कम करते हैं, जिसके कारण से आधार जो है वो लिंक वर्चुअली हो ही रहा है। ठीक है, अभी जितने भी नए आधार बन रहे हैं उन सब के अंदर, ठीक है। पर ये आधार को लिंक करने से बेनिफिट क्या होंगे, तो मैंने आपको बता दिया है। बेनिफिट एक तो डुप्लीकेशन बच जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अधिकतर लोग अपने वेरिफिकेशन के लिए आधार का ही प्रयोग करते हैं। 99.7% एडल्ट भारत के अंदर पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं अपने वेरिफिकेशन के लिए। तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग वोटर आईडी का, क्योंकि अधिकतर लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लोगों के पास में अवेलेबल है। आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण से एक व्यक्ति का एक ही आधार होता है, इस कारण से डुप्लीकेशन जो है वो बच सकता है और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। पर दे आर सर्टेन इश्यूज, जैसे केस पुत्तस्वामी जजमेंट, अगर आपको याद होगा तो केस पुत्तस्वामी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपने आधार को बैंक से लिंक कराओ, ऐसा कह दिया था। लोग आधार को बैंक से लिंक कराने गए, पर कई सारे लोगों के पास में आधार नहीं था, तो कई सारे लोगों के पास में बैंक अकाउंट नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि कई सारे लोग जो है वो प्रॉपर रूप से आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए 2017 के अंदर। उस दौरान में आधार का पेनिट्रेशन और भी कम था। तो क्या हुआ कि जैसे मेरे पास में आधार नहीं है, मैं बैंक के पास में जाके सबमिट नहीं कर पाया, तो मेरा अकाउंट जो है वो बंद हो गया, मेरी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है मेरे से छीन ली गई। कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पिटीशन पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को पलट दिया और कहा कि बैंक अकाउंट को बंद मत करो केवल इस आधार पे कि उस व्यक्ति ने अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है। ऐसी कंडीशन के अंदर आधार कार्ड जरूरी नहीं सबके पास में हो। ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को डिसअलाउ किया जाता है अगर वोट देने से, तो आप उसके बेसिक अधिकारों को हटा रहे हो। 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद, 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि आप किसी भी रूप में किसी भी कारणवश किसी भी व्यक्ति के वोटिंग के अधिकार को नहीं छीन सकते। दूसरा, देयर वाज अ एरर। भारत के अंदर जो आधार कार्ड बने हैं उन आधार कार्ड का एरर काफी ज्यादा है। किसी की एज गलत है तो किसी की बर्थ डेट गलत है, किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है तो किसी का एड्रेस गलत है। ऐसी कंडीशन के अंदर आधार को वेरिफिकेशन के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि 2015 के अंदर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर आधार कार्ड को ऐसे ही लिंक कराने की बात करी गई थी, पर 30 लाख वोटर जो है वो डिसफ्रेंचाइज हो गए थे, उनके पास में वोटिंग का अधिकार नहीं बचा था। ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इवन आप सोचो कि आधार कार्ड के डाटा के ऊपर पहले ही भारत के अंदर काफी कंसर्न है, ये डाटा बहुत सेफ नहीं है, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। और जब आधार कार्ड का डाटा बहुत वो नहीं है, उसके साथ में आप बैंक का अकाउंट जोड़ रहे हो, उसके साथ में आप स्कीम जोड़ दे रहे हो, उसके साथ में आप वोटर आईडी जोड़ दे रहे हो, डोंट यू थिंक कि आधार कार्ड से फिर दूसरे सारे डॉक्यूमेंट का भी एक्सेस मिल सकता है। आप एक रोबस्ट डाटा क्रिएट करोगे विदाउट एनी डाटा प्रोटेक्शन, तो फिर साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज भी आएंगे। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, लोगों के अंदर कैंपेन चलाओ, बताओ कि आधार कार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है और उनसे खुद लिंक करवाओ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दायर कर दी गई है। उस रिट पिटीशन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमको अलाउ करो कि हम आधार कार्ड को लिंक करवा सके। इसके अलावा फिर खबरों के ऊपर बात करते हैं, GS2 के अंदर क्या खबरें खास है। तो इंडिया ने पहली बार ताइवान स्ट्रेट के अंदर जो
नेंसी पेलोसी गई थी, उसके बाद से जो चाइना का मिलिटराइजेशन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर कंसर्न शो किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने ताइवान स्ट्रेट के मिलिटराइजेशन के ऊपर क्लियर स्टेटमेंट दिया। इसके पहले तक भारत ने ये कहा था कि जो रिसेंट कंसर्न डेवलपमेंट है वो कंसर्न का इशू है। हम लोग लोगों से अर्ज करते हैं कि कोई भी यूनिलेटरल एक्शन को अवॉइड करें और स्टेटस को मेंटेन करें। एक्सेल जितने भी टेंशन है उनके को डी एस्केलेट करें और पीस और स्टेबिलिटी अपने रीजन के अंदर मेंटेन करें। इनडायरेक्ट रूप से चाइना को काउंटर किया गया था, कहा गया था मिलिटराइजेशन रोक, पर डायरेक्टली अभी तक भारत ने नहीं कहा। रिसेंटली चाइना की वेसल पहुंची युआन वांग 5 श्रीलंका के अंदर, इसका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ा। हम्बनटोटा के अंदर पहुंची तो भारत ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया कि नहीं, ये अगर वेसल हमारे पड़ोस में आ जाएगी तो उसकी वजह से हमारे ऊपर इशू है ना कि आप सर्वेलेंस कर जाओगे। हम श्रीलंका को मना किए कि श्रीलंका मत करो, पर श्रीलंका मानने को तैयार नहीं रहा। अब जब श्रीलंका नहीं मान रहा, चाइना नहीं मान रहा, तो भारत ने फिर कंसर्न और बढ़ा दिए। तो चाइना ने क्या स्टेटमेंट दिया? चाइना ने कहा कि अच्छा ऐसा, चाइना फिर बोली, चाइना उठा, चाइना बोला कि श्रीलंका के ऊपर नॉर्दर्न नेबर की वजह से जो कंसर्न है उन कंसर्न को रोकने के लिए हम लोग वुआन 5 को लेके आ रहे हैं। इंडिया के कंसर्न इनडायरेक्टली कहेगा कि इंडिया के एग्रेसिव कंसर्न चाइना के ऊपर, इंडिया एग्रेशन करता है चाइना के ऊपर तो हम बचाने के लिए लेके आए। इंडिया ने कहा कि कोई डिप्लोमेटिक एटिकेट भी तो होने चाहिए, और फिर भारत ने उसके रिस्पॉन्स में भी ये कहा है कि आप हमको एग्रेशन की बात करते हैं, ताइवान के ऊपर चाइना खुद एग्रेशन कर रहा है। ताइवान के ऊपर चाइना एग्रेशन कर रहा है, इस मिलिटराइजेशन को भारत ने क्लियरली बताया है। साथ में G7 के कंसर्न भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये G7 की कंट्री है। पिछले महीने इसके फॉरेन मिनिस्टर मिले थे और इन फॉरेन मिनिस्टर के अंदर के द्वारा ताइवान के अंदर जो मिलिटराइजेशन चाइना के द्वारा किया जा रहा है उसके ऊपर कंसर्न शो किया। इसके अलावा फिर आती है वन चाइना पॉलिसी। भारत वन चाइना पॉलिसी के ऊपर क्या है, क्योंकि ताइवान के ऊपर एग्रेशन को भारत ने उठाया है, मतलब कहीं ना कहीं वन चाइना पॉलिसी को वायलेट किया है। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि चाइना एक है। ऐसा चाइना को अगर आप मानोगे, मतलब आप ऐसा नहीं मानोगे चाइना और ताइवान अलग अलग कंट्री है, तभी चाइना आपसे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। भारत 1948 से वन चाइना पॉलिसी के अंदर बिलीव कर रहा है, बट 2008 जब से भारत के अंदर आतंकवादी अटैक हुआ, पाकिस्तान को चाइना के द्वारा सपोर्ट किया जाना ज्यादा लगा। चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह पे इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करने लगा। तो फिर इंडिया ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया है। वन चाइना पॉलिसी अभी भी चल रही है पर कभी बोला नहीं। अब क्या होता है, हर साल एक मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है रिलेशन बेस्ड, और इंडिया चाइना के रिलेशन पिछले 3 साल से खबरों के अंदर, इस कारण से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंडिया चाइना से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन टॉक्स, ये आपने देखा होगा ना, ये पाउडर है ना, बचपन में कई सारे लोगों को तो लगा भी होगा, ठीक है, वरना कई सारे बच्चों को ये लगाया जाता है तो कई सारे लोग इसको प्रयोग करते हैं, हाँ मेरी स्किन सॉफ्ट रहेगी टाइप्स, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट, ठीक है। बट जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दिया गया है यूएस और कनाडा में। यूएस और कनाडा में लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंडिया के अंदर अभी भी किया जा रहा है, जबकि यूएस और कनाडा के अंदर इसलिए बंद किया गया था क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि इनका जो टॉल्क होता है, मतलब ये जो पाउडर होता है ना, साधारण शब्द जो ये पाउडर होता है, टेल्कम पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अंदर एस्बेस्टोस होता है, और एस्बेस्टोस जो है वो ओवरियन कैंसर कॉज करता है, जिसके कारण से यहाँ पर एक कंसर्न उभरता है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पाउडर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एस्बेस्टोस मिलेगा या फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा, बट कई सारे लोगों का ऐसा मानना है और कई सारे केसेस इसके ऊपर दायर भी किए जा चुके हैं। अगर नहीं भी है तो कई सारे डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। केवल वो बच्चा, मतलब बच्चा अपने आप में ही इतना क्यूट सुंदर होता है,
उसके ऊपर आप पाउडर लगा के मतलब सुंदर है तो आप खुशबूदार बनाए उसको, उसके ऊपर पाउडर थोप देते हैं। पर वो आप पाउडर थोपोगे तो उससे कई सारे डॉक्टर का कहना है कि विजिबिलिटी और रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है वो एक बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये भी इशू आते हैं, जिसके कारण से यूएस और कनाडा के अंदर जब ये बंद कर दिया गया, कई सारे और देशों के अंदर ये बंद कर दिया गया है, तो भारत के ड्रग रेगुलेटर के ऊपर कंसर्न शो किया गया है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, कई सारी महिलाओं द्वारा, कई सारे एक्टिविस्ट द्वारा, कि अभी तक भारत के ड्रग रेगुलेटर यहाँ पे चेक क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, इसके अलावा जीएस3 के ऊपर बात करते हैं। जीएस3 के अंदर आपने सुना होगा कि नोएडा के अंदर जो ट्विन टावर है वो गिरा दिया गया है। ट्विन टावर के ऊपर मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन था, साथ में इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के साथ में प्रॉपर रूल्स को फॉलो भी नहीं किया हुआ था इसके अंदर, जिसके बाद ये ट्विन टावर जो है वो गिरा दिया गया है। इसको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई मतलब नॉर्मल आदमी के लिए, बाहर की दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। ठीक है कि अरे न्याय की जीत हो गई वगैरह वगैरह, बट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से सवाल नहीं पूछा जाएगा। बट ये थोड़ा सा ध्यान रख लो ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम्पल के अंदर अगर आपको कहीं पे लिखने की जरूरत पड़े तो एक ध्यान रख लेना। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस राजनाथ सिंह ने बूस्ट करने के लिए तीसरी इंडिजिनस लिस्ट निकाली है। आपको याद होगा भारत के अंदर हम लोग आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे थे। जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहे थे तो हम लोगों को कह रहे थे कि आपको आत्मनिर्भर होना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है, दूसरे देशों से सामान को इंपोर्ट नहीं करना, भारत का सामान प्रयोग करना है। पर हम लोगों को कहें आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करो, पर सरकार ऐसा ना करे तो। किसी ने बहुत खूब कहा है भारत के इतिहास के अंदर, आप जब चाणक्य जैसे विचारक को सुनते हो तो वो कहते हैं यत राजा तत प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। अगर गवर्नमेंट खुद बॉयकॉट नहीं करेगी तो फिर लोग कैसे करेंगे, गवर्नमेंट खुद इंडिजिनाइज नहीं होगी तो फिर लोग कैसे होंगे, लोग कहेंगे राजा भी नहीं हो रहा। तो यत राजा तत प्रजा जैसे केस में राजा को फिर क्या करना पड़ेगा, इंडिजिनस प्रोडक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जिसके बाद में मंत्रालय को, मिनिस्ट्रीज को कहा गया था कि आप अपने सामान को अगर खरीदो तो आप पहले भारत से खरीदो। अगर कोई सा ऐसा सामान है जो आपको भारत में नहीं मिल रहा तो फिर उसके बाद में अलग से परमिशन लो, परमिशन लो, रीजन दो कि आप भारत से उस सामान को क्यों नहीं खरीद रहे हो और फिर आप फॉरेन से खरीदोगे। पर डिफेंस में ये चीज नहीं की गई। डिफेंस के अंदर भारत को इंपोर्ट करना जरूरी था, क्योंकि भारत के डिफेंस इंटरनेशनल लेवल के डिफेंस से इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे। इस कारण से ये किया गया कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट भारत के अंदर कॉम्पिटिटिव होते जाएंगे, पहले छोटे इक्विपमेंट, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बहुत बड़े, तो जो कॉम्पिटिटिव होगा, जो भारत के अंदर बनना शुरू हो गए, वो भी भारत के अंदर से ही प्रोक्योर करना शुरू करेंगे। जिसके बाद हर कुछ समय के अंदर एक इंडिजिनस लिस्ट निकाली जाएगी बाय डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा, डीपीएसयू द्वारा, जिसके अंदर उन आइटम को लिखा जाएगा कि अब हम लोग ये आइटम भारत से खरीदेंगे, ये आइटम भारत के अंदर मिलने लगा है। लगभग 780 आइटम तीसरी लिस्ट के अंदर लिखे गए। पहले भी पहली और दूसरी लिस्ट आके जा चुकी है। ठीक है, अब इन लिस्ट में क्या था उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों कोड क्या यूज करोगे, SRC10। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ तो थोड़ा सा बिगड़ने लगे हो, लेक्चर को लाइक नहीं करते हो, तो जल्दी से जाओ लेक्चर को लाइक करो। इसके अलावा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, घर बैठे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, साथ में किफायती रेट के अंदर। वो एजुकेटर जो 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वो एजुकेटर जिन्होंने टॉपर निकाले हैं, 177 से ज्यादा टॉपर पिछली बार अनअकैडमी के अंदर से देखने को मिले। टॉप 15 के अंदर 8 बच्चे जो है वो यूपीएससी थे, अनअकैडमी से थे। तो ऐसे अनअकैडमी से बच्चे देखने को मिल रहे हैं। 1/3 स्टूडेंट जो यूपीएससी के अंदर सिलेक्ट हुए वो अनअकैडमी से थे। हर तीसरा बच्चा जो सिलेक्ट हुआ वो अनअकैडमी से था। और इसके ऑफिशियल डाटा के अनुसार ही हम लोग आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास में ऑफिशियल डाटा होता है कौन सा बच्चा भारत का मतलब भारत के अंदर अनअकैडमी से जुड़ा हुआ है, कौन सा नहीं। तो अपने लिए बेस्ट चुनो, अनअकैडमी को चुनो, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, घर बैठे पढ़ाई कर पाओगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये सब कुछ आपको बहुत कम दामों के अंदर मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 46,000 के अंदर। अगर यही चीज आप ऑफलाइन जाके पूछ लो, आप केवल टेस्ट सीरीज पूछना, आपको 40,000 के आसपास की टेस्ट सीरीज पड़ जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की। अनअकैडमी आपको इतने में तो पूरा सब्सक्रिप्शन दे रहा है।
तो काफ़ी बेहतर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। यूपीएससी की तैयारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम, कोचिंग, सब्जेक्ट, इन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर गाइडेंस। और वो प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को SRC 10 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आप लोग मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सको। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।